हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 1 जनवरी 2025 है। आप सबको, आप सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नए साल में आप सब बहुत उन्नति करें, तरक्की करें और फाइनेंशियल नॉलेज लेते रहें। मेरा डिस्क्लेमर इस प्रकार से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट के सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीके फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी को डिटेल में डिस्कस किया था। दोस्तों, उसमें कुछ 1-2 पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं और मेरे एक व्यूवर्स ने बहुत ही शानदार क्वेश्चन किया है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, उस टॉपिक पे आने से पहले मैं पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं एक स्लाइड दूंगा आप लोगों को यदि आप चाहेंगे तो दोस्तों, अगली एक स्लाइड है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल बैंक की और कुछ और बैंक्स की कुछ एफडी रेट्स हैं। एफडी रेट्स समय समय पर बदलती रहती हैं, इसलिए आपके लिए ये सिर्फ एक रेफरेंस है, फिक्स नहीं है। तो इससे थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, और वैसे भी नया साल शुरू हुआ है, हो सकता है सरकार कुछ बैंक रेट्स चेंज भी कर दे। सो बी केयरफुल। ये आपके रेफरेंस के लिए एक स्लाइड है। ये इंटरेस्ट रेट नॉर्मल सिटीजन्स के लिए है, यानी 60 साल से कम उम्र के, क्योंकि 60 साल के बाद सीनियर सिटीजन होते हैं। और मैंने नीचे एक नोट्स भी लिखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक 0.5% ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं एफडीज़ पे सीनियर सिटीजन्स को। और दोस्तों, ये जो इंटरेस्ट रेट है ये कैलकुलेट किया जाता है क्वार्टरली कंपाउंडिंग रेट, यानी हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट बना, उस इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों पे अगली बार इंटरेस्ट लगेगा। फिर जब 6 महीने बीत जाएंगे, यानी हर 3-3 महीने पे बैंक उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करता है और उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ के उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही फेवरेबल है कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए। तो ये सब आपके फ़ायदे के लिए है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट के बजाय कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। यस दोस्तों, प्री मैच्योर विड्रॉल, यदि आप एफडी को समय से पहले तोड़वाते हैं तो क्या कोई पेनल्टी लगती है? जी हाँ, पेनल्टी लगती है। ज़्यादातर बैंक 1% या 2% पेनल्टी लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर अजय ने 211 दिन के लिए एक एफडी करवाई है तो 211 दिन पे 6.25 यानी 6.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा सालाना। ये इंटरेस्ट रेट होगा सालाना, लेकिन कैलकुलेट करेंगे वो क्वार्टरली, हर 3-3 महीने पे। ठीक है। तो मान लो उसको कोई इमरजेंसी हुई अजय को और उसने 150 दिन के बाद ही अपनी एफडी को तोड़वाना पड़ गया, तो उसको क्या कोई पेनल्टी लगेगी? यस, जैसे मैंने बताया 1% एसबीआई लगाता है, कुछ बैंक्स 2% तक भी पेनल्टी लगाते हैं। तो आपको लगेगा कि अच्छा 6.25% पे उसने लिया था, एफडी कराई थी, तो 1% पेनल्टी यानी कि 5.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। नहीं दोस्तों, अब बैंक देखेगा कि ये जो 150 दिन पे उसने एफडी तोड़वाई है, तो उस टाइम बैंक का 150 दिन पे क्या इंटरेस्ट दे रहा था बैंक एफडी पे, और वो जो इंटरेस्ट रेट दे रहा था उसमें से 1% माइनस होगा। यानी 6.25 में से 1% माइनस नहीं होगा, बल्कि 150 दिन के लिए 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 5.5 में से 1% लेस होगा, यानी 4.5% इंटरेस्ट मिलेगा उस एफडी पे, उस अमाउंट पर जितने दिनों तक रखी है उतने दिनों का इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। ओके, तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, मेरे एक व्यूअर ने पूछा था, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था कि यदि मेरा सिंगल अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट, और साथ में मेरे 5 जॉइंट अकाउंट्स हैं, तो 5 तो ज़्यादा ही हो गए, मैं 2-3 का एग्जांपल देके कहता हूँ और वही 5 पे लागू होंगे, सेम चीज़ लागू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अजय का एक सेविंग अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और उसके साथ ही उसके 3 जॉइंट अकाउंट हैं, एक अपनी वाइफ के साथ, 2 बच्चों के साथ जॉइंट अकाउंट्स हैं। फर्स्ट होल्डर अजय है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट होल्डर अजय है।
तो यहाँ इस केस में अजय अपने हर अकाउंट के अगेंस्ट जो भी एफडी कराएगा, यदि उस बैंक को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बैंक बंद हो जाता है, किसी भी वजह से कोई भी इशू हो जाता है, तो उसकी एफडी नॉर्मल खतरे में पड़ सकती है? नहीं दोस्तों, उसकी एफडी का 5-5 लाख हर अकाउंट पे, यानी सिंगल अकाउंट पे भी 5 लाख और तीनों जॉइंट अकाउंट पे 5-5 लाख की आरबीआई की गारंटी है। यह है DIS स्कीम में, डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। इसके अंदर 5-5 लाख, उसमें क्या होगा, वो 3 जॉइंट अकाउंट और एक उसका अपना अकाउंट, इसको बैंक 4 अकाउंट मानेगी सेपरेटली और हर अकाउंट पे 5-5 लाख की सिक्योरिटी देगी। तो है ना बेनिफिट। ये नॉलेज दोस्तों मेरे चैनल पे बहुत कम लोगों को पता होगा, जो भी व्यूअर्स है बहुत कम लोगों को पता होगा, तो या पता भी होगा तो और आज और ज़्यादा क्लियर हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अलग अलग बैंक्स में प्रोविज़न है अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कि आप अपनी एफडी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। दोस्तों कुछ बैंक्स 90% तक आपकी जो भी एफडी अमाउंट है उसकी 90% तक अमाउंट आपको लोन पे दे सकते हैं, या कुछ बैंक्स 80% भी दे सकते हैं। तो हर बैंक का अलग अलग रूल है, उस बैंक में जाके आपको कंफर्म करना पड़ेगा। इसका बेनिफिट क्या है? वैसे इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपकी जो एफडी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे कुछ बैंक्स 1%, कुछ बैंक्स 2% ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। तो दोस्तों इसका बेनिफिट क्या है? इसका ये बेनिफिट है, सपोज़ फॉर एग्जांपल आपके 10 लाख की एफडी है किसी बैंक में और आपको वो 3 साल के लिए आपने करा रखी है और 1.5-2 साल के बाद आपको ऐसी इमरजेंसी आई कि आपको 4 लाख रुपयों की ज़रूरत होगी। तो इन दैट केस सिंगल एफडी है तो आपने फिर वो 10 लाख की, या तो आप एफडी तोड़ा लें, उसमें से 4 लाख यूज़ कर लें और बाकी अमाउंट फिर वो पेनल्टी के हिसाब से पेनल्टी लग के उस पर, क्योंकि आपने प्री मैच्योर विड्रॉल कर लिया। तो इसके बजाय एक और तरीका है कि आप वो जो 10 लाख हैं उसका 80 या 90% अमाउंट आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं और बैंक उसको आपकी एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 से 2% ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके आपको आपका ही पैसा आपको ही लोन पे दे देगा। लेकिन चलो ये एक बेनिफिट तो है, एक ऑप्शन तो है। साथ में एक और पॉइंट दोस्तों कि जैसे अजय का सिंगल अकाउंट था और अजय के ही 3 जॉइंट अकाउंट थे अपने वाइफ और 2 बच्चों के साथ, लेकिन फर्स्ट होल्डर अजय था। तो दोस्तों अब आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इसमें जो चारों अकाउंट्स में जो भी इंटरेस्ट मैच्योर होगा, जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा वो उस पे वो टैक्सेबल इनकम होएगी। अब कितना टैक्स लगेगा? उतना टैक्स लगेगा जिस स्लैब में अजय है। चाहे अजय की इनकम प्रेजेंट इनकम के हिसाब से अजय यदि 10% स्लैब में है तो 10% टैक्स लगेगा, 20% स्लैब में है तो 20% टैक्स लगेगा, 30% टैक्स स्लैब में है तो 30% टैक्स लगेगा। और हमेशा टैक्स की लायबिलिटी फर्स्ट होल्डर की होती है, यानी अजय चूँकि हर अकाउंट में फर्स्ट होल्डर है तो ये सारा का सारा अजय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए एक और तरीका ये है कि किसी जॉइंट अकाउंट में हम बन जाएं फर्स्ट होल्डर, किसी अकाउंट में वाइफ को बना दें, किसी अकाउंट में थर्ड पर्सन को भी बना सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स को। तो कैसी लगी ये नॉलेज? तो दोस्तों ऐसे ही सोच बदलने वाली फाइनेंशियल नॉलेज लेने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान में बने रहिए और हैव अ नाइस हैप्पी न्यू ईयर। पूरे साल एंजॉय कीजिए फाइनेंशियल नॉलेज को एंड कीप इन टच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।